हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। हमारा मकसद है कि हमें अपने मुल्क को ऊंचा डेवलप करना है। वो कैसे होगा कि अगर हमारे गांव में हॉस्पिटल है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि गांव हॉस्पिटल होते हुए भी नहीं है। अगर सच में गवर्नमेंट इनकी तरफ ध्यान दे तो इससे बहुत बड़ा बढ़ावा हो जाएगा टूरिज्म सेक्टर को। सबसे पहले जो है, अगर उनको एम्पावर करना है तो उनको एजुकेशन देना बहुत ही जरूरी है। कभी अपना भी बन, अपने फैसले खुद कर। कभी अपना भी बन, अपने फैसले खुद कर। तू मुख्तार है, तू मुख्तार है, खिदमत बन, लोगों के काम आ। नाज़रीन, खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम रूबरू में, और मैं हूं प्रोग्राम का होस्ट मरीन मुदस्सिर, और मैं हूं प्रोग्राम की होस्ट फिजा नज़ीर। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछला एपिसोड हमें वक्त की नज़ाकत को देखते हुए रोकना पड़ा था। तो आइए बढ़ाते हैं अपने प्रोग्राम को आगे और करते हैं कुलगाम के लोगों से बात। जो कि एग्रीकल्चर है, ये खाली कश्मीर की इकानमी की बैकबोन नहीं है। पूरे इंडिया की जो इकानमी है 70 to 80% जो इकानमी जनरेट होती है, ये इसकी बैकबोन मानी जाती है। खाद मियारी होनी चाहिए, दवा मियारी होनी चाहिए। हम दूर तक नहीं जाएंगे, तब हमारा सेब मियारी होगा जब हार्टिकल्चर इस पर ध्यान देगा। हार्टिकल्चर जो सेक्टर है, ये बैकबोन ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी एक जनरेशन हुई थी यहाँ पे। और जब क्वालिटी फ्रूट होगा मार्केट में जाएगा, तब वो एक कंपटीशन में चला जाएगा। यही उम्मीद है कि हमारी ये बात मुतलका हुकाम तक पहुंच जाए और इसका सरीबाब हो जाए। हमने बहुत पहले से ही डिमांड कर रखी थी कि कम से कम इस इंडस्ट्री को क्रॉप इंश्योरेंस के दायरे में लाया जाए, ताकि जो भी नागानी आफात हो उससे हमारा ग्रोवर जो है, हमारा किसान जो है, जमींदार जो है, बाग मालिक जो है, वो उन सब से महफूज रह सके। आज टेक्निकल गाइडेंस होनी चाहिए एक बागवान को। ये जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, हमारी इकोनॉमी इसी पर डिपेंडेंट है। नाज़रीन, जहां हम कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर को जन्नत बेनज़ीर भी कहा जाता है। तो उसी जन्नत बेनज़ीर में ये ज़िला कुलगाम आता है। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि टूरिज़्म को किस तरह यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा और यहाँ के लोग किस तरह टूरिज़्म सेक्टर में आ सकते हैं। जैसे कि आप भी जानते हैं और सब जानते हैं, इस कश्मीर को बेनज़ीर जन्नत कहा जाता है। इसकी अपनी खूबसूरती है और कुलगाम इन रिज़ॉर्टों में सबसे एक अहम डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाता है इस पे, जो इसकी डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है उस पे ध्यान नहीं दिया जाता है। तो हमारी यही गुजारिश है कि इन जो रिज़ॉर्ट्स हैं इन पे इनकी तरफ तवज्जो दें, ताकि लोगों के साथ साथ जो बाकी यानी लोगों को रोज़गार मिले। बस सर, ये जो टूरिज्म है ये बैकबोन है हमारी जे एंड के इकोनॉमी का। बैकबोन होने के साथ साथ और हम जो कश्मीर के लोग हैं ना, ये हम इसको पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ में देखते हैं सर। हम हर किसी टूरिस्ट को यहाँ पे वेलकम करते हैं और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, ताकि हम भी उसमें आ जाएंगे और हमारी उसमें से भी ये जो बाकी जो सेक्टर्स डिपेंड है उससे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट यहाँ पे होगा। यहाँ पे प्लेस दिखाए जाए। गवर्नमेंट को चाहे कि यहाँ पे प्लेस कोई आइडेंटिफाई करे जहाँ पे वो होटल इन्वेस्टर्स आ जाएंगे। मैं यहाँ पे होटल जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन सी जगह है जहाँ पे टूरिस्ट को आना चाहिए। ये तो अच्छा सवाल है। सबसे पहले यहाँ पे अगर फर्स्ट स्पॉट जो है वो है यहाँ पे अहरबल है, छरनबल है,
कौसर नाग है, कोंगवटन है, अगर सच में गवर्नमेंट इनकी तरफ ध्यान दे तो इससे बहुत बड़ा बढ़ावा हो जाएगा टूरिज्म सेक्टर को, और टूरिज्म सेक्टर से जो भी रिलेटेड या अलाइड सेक्टर्स है उनको भी काफ़ी यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। और ये मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि आप आइडेंटिफाई करें प्लेसेस को जहाँ पे कोई इन्वेस्टर आए, वहाँ पे होटल्स को क्रिएट करें। होटल्स जब आ जाएंगे तो यहाँ पे यहाँ के लोकल्स को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और जो यहाँ पे नाइट के लिए स्टे विजिटर्स आ जाएंगे, टूरिस्ट्स आ जाएंगे, वो यहाँ पे स्टे करेंगे। तो इसलिए हमारी दरखास्त है कि ये जो कुलगाम में जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस है, अहरबल है, कोंगवटन है, छरनबल है या कौसर नाग है, उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उन पर खास तवज्जो दी जाए। उसमें खास वजह ये रही कि टूरिस्टों का यहाँ आना, उसमें हालात का भी है, कुछ माहौल पिछले कई सालों से ख़राब था, उसमें काफ़ी फ़र्क आ चुका है। और उसी वजह से, क्योंकि टूरिस्ट भी तभी आ जाता है जब उसको लगे कि मेरी लाइफ जो है वो सिक्योर है, तो उस लिहाज से भी कि पिछले 2-3 सालों से ऐसे वारदातें नहीं हुई है जिनकी वजह से टूरिज़्म को धक्का लगता था। और यही वजह है कि टूरिज़्म का यहाँ आना, और उसमें कुछ हद तक यहाँ पर जो लोकल फैक्टर भी है उन्होंने वेलकम किया, और कश्मीर की मेज़बानी जो है, मेहमान नवाजी जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर है, और उसने उसको खींच लाया है। तो अभी भी उसमें अगर कहीं फॉल्ट है, कहीं रुकावटें हैं, उसमें ज़्यादा सरकार की तरफ से ही वो रुकावटें हैं। ये टूरिस्ट सिर्फ इसलिए नहीं आता है कि वो यहाँ 4 पैसे खर्च करके चक्कर लगाए। हम समझते हैं कि जो हमारे बागों में काम करते हैं, बंगाल से, बिहार से लोग, वो उनको भी हम टूरिस्ट ही समझते हैं। वो गर्मियों में यहाँ आकर हमें कम उजरत पर यहाँ काम करते हैं और यहाँ रहते हैं, तो हम उनको भी समझते हैं कि वो भी टूरिस्टों के या तौर पर ही आ जाते हैं। नाज़रीन, जैसा आप जानते हैं हमारे समाज में कई सारी बुराइयां हैं, और उन्हीं बुराइयों में एक मंशियात की बुराई है। जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से कि किस तरह हम अपनी यूथ को, हम अपने समाज को मंशियात की इस बीमारी से बचा सकते हैं। हमारे जवान इंजेक्शन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, या जो ड्रग्स ये इस्तेमाल करते हैं, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन जो इस्तेमाल करते हैं बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी जो मुहैया होता है, तो वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो नौजवान इसमें मुलव्वस हो जाते हैं। अगर एक बच्चा या एक जवान इसमें मुलव्वस हो जाता है तो वो और 2, 4 या 6 लोगों को अपने साथ इसमें शामिल कर देता है। तो अच्छी इसमें सजेशन मेरी यही है कि जहाँ जहाँ पे इनको ये मुहैया किया जाता है, जैसे अभी मेरे भाई कह रहे थे कि ये जहाँ पे ये इनको अवेलेबल है, उनको पीछे से कोई ना कोई सपोर्ट होता है। बिकॉज ऑफ सपोर्ट तो ये इसकी वजह से बढ़ रहा है। अगर इससे अच्छी तरह से या इसको लोकेट किया जाए, कहाँ से इनको ये मुहैया किया जाता है, कौन देता है, ये आजकल जैसे मेडिकल शॉपों पे भी ये इंजेक्शन वगैरह मुहैया होते हैं। आप अभी इसके बारे में हेल्थ सेंटर के बारे, हेल्थ के बारे में बात कर रहे थे, तो ये हेल्थ डिपार्टमेंट का एक अहम कदम होगा अगर इन जहाँ जहाँ पे ये अवेलेबल है, यहाँ जो मेडिकल स्टोर वाले ये बेचते हैं, वहाँ उनको कदगन किया जाए, उनको रोक दिया जाए, तो एक अहम कदम होगा। तो ये इससे हम बच सकते हैं और आने वाली नस्ल इस बुरी आदत से और इस खतरनाक आदत से बच सकते हैं। शुक्रिया। मंशियात जो मेनस है, ये इसने पूरे समाज को जकड़ रखा है, और कुलगाम उससे परे नहीं है। कुलगाम में भी बहुत सारे ऐसे खानदान हैं जिनके चश्म चराग इस आफत से दो चार है, और हम उम्मीद करेंगे कि सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया है, इन ड्रग माफियाओं पर कदगन जो लगाई है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अभी भी हमारे सामने बहुत सारी मिसालें हैं कि जहां पर ये ड्रग माफिया पैसे खर्च करके कानून का सहारा, कानून को खरीद लेते हैं, कानून इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसियों को खरीदते हैं और खुले आम घूमते हैं। हमारी नई हुकूमत से ये गुजारिश है कि जिस तरह से पिछली सरकार ने इसको प्रायोरिटी पर लिया है कि ड्रग माफिया को कभी छोड़ा नहीं जाएगा, ये इनिशिएटिव लें ताकि इस मेहनत से, इस खौफनाक जो ये
हालात हमारे लिए पैदा किए गए, इससे हम बच सके। ये सरकार ही कर सकती है। इन ड्रग माफियाओं को, इसके कारोबार करने वालों को वो ही रोक सकती है अपनी। Gold standard with Amul Gold. बनाओ गोल्ड स्टैंडर्ड वाला मिल्क केक और जस्ट एंजॉय अ ग्लास फुल। ब्लेंड करो स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक। Make it gold standard with Amul Gold. घी में लाओ गोल्डन रिचनेस और दही में पूरी प्योरिटी। चाय बनाओ या कॉफी, Make it gold standard with Amul Gold. शाही पनीर या स्मूदीज, रिच खीर या हो दाल मखनी। Make it gold standard with Amul Gold. Amul दूध पीता है इंडिया। मशीनरी को लागू करके कानून इम्प्लीमेंट करने वाले इदारों को, उनको जवाबदेह बनाए। और उस आड़ में हम ये भी चाहेंगे कि किसी गरीब को ना फंसाया जाए, उसका भी ख्याल रखा जाए। यही हमारी आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने कहा कि कानून को ये सब करना है, ड्रग माफियाओं को रोकना है। कानून तो बखूबी अपना काम निभा रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है, तो मुझे बताइए कि सिविल सोसाइटी का क्या रोल है? हम सिविल सोसाइटी में हमारा जो है कि हमारे पूरे इस इलाके में सिविल सोसाइटी भी मुतहरिक है इन मामलात में। हमारे जो मस्जिदों में हमारे जो मेरवाइज साहिबान होते हैं, वो हर जुमे में इस पर बात करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं। और लोगों को भी चाहिए कि चाहे वो कोई भी मामला इससे रिलेटेड हो, लोगों को उसमें आगे आना चाहिए और सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। और क्योंकि ये मामला जो है ये लोगों को ही फेस करना पड़ता है, तो उसमें आम जो सिविल सोसाइटी है वो पीछे नहीं है, वो अप्रिशिएट करती है सरकार के हर उस कदम को। लेकिन कभी दुखी भी हो जाती है जब एसएचओ के इर्द गिर्द 4 ड्रग वाले माफिया घूमते रहते हैं, फिर उनकी आशाएं टूट जाती है। उस पर ध्यान देना होगा। मैं आप ही लोगों से जानना चाहता हूं, जहां एक यूथ को कौम का सरमाया कहा जाता है और उसी यूथ पे पूरा कौम निर्भर होता है, क्या किसी की यह साजिश तो नहीं कि वो हमारे यूथ को बिगाड़ देती है और सुला देती है इस नशे में? मैं वो इसी यहाँ के अवाम से वही जानना चाहता हूं कि क्या ये किसकी साजिश है जो हमारे यूथ को भड़काती है और इस ड्रग्स की ओर ले जाती है? किसी की मुझे लगता है किसी की साजिश नहीं है, बस एजुकेशन की कमी है या जो मॉरल एजुकेशन की कमी है, इनको हम समझा नहीं पाते हैं। और इसमें एक बड़ा फॉल्ट ये भी है कि ये जो बच्चे हम अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, खासकर इस्लाम ने हमसे इस चीज़ का पहले ही वाज़ेह कर दिया है कि शाम के बाद अब अपने बच्चों को घर से बाहर ना निकलने दीजिए, क्योंकि शाम का ही वक्त होता है जब शैतान का दौरा होता है या शैतानों की तब्दीली हो जाती है। तो इसमें जब हम अपने बच्चों को शाम के वक्त बाहर निकालते हैं या वो बाहर एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, तो मुझे लगता है किसी की इसमें साजिश नहीं है, बस मॉरल एजुकेशन की ज़रूरत है। और इसमें ख़ास तौर अपने बच्चों को कुरान और प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की सीरत की तरफ अगर हम ले जाएंगे तो इंशाअल्लाह इन तमाम बुराइयों का खात्मा हो। ड्रग एडिक्शन एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को फाइनेंशियली ही नहीं बल्कि पूरी फैमिली को ख़त्म कर देता है। तो एज ए कॉमन मैन मैं ये कह सकता हूँ कि हम पॉपी कल्टीवेशन नहीं करें ताकि अवेलेबल इजी नहीं हो जाए किसी ड्रग एडिक्ट वाले को। और नई गवर्नमेंट से भी यही अपील है कि पूरी कोशिश की जाए कि ऐसे पनिशमेंट्स या ऐसी कोई पॉलिसी बनाई जाए जिससे ये ड्रग एडिक्शन दूर हो जाए। ये जो पॉपी की यहाँ पर कोई कल्टीवेशन नहीं होती है या किसी जो दूसरे यहाँ पे जो जरिया होता है इसका, ये कुछ जम्मू कश्मीर से नहीं होता है। अगर ये कहीं से आता है, आउटसाइड द स्टेट, आउटसाइड द कंट्रीज आता है, तो एक कॉमन इंसान की ये नज़र है कि वो क्या कुछ कर पाएगा इनके लिए। एक फैमिली में एक हेड होता है जो कि पूरे घर की निगरानी रखता है कि मेरे बच्चे, मेरे घर, मेरे जो भी होते हैं हालात कैसे होते हैं, ये मेंटेन इसके लिए सरकार है, इसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस है, इसके लिए इतनी एजेंसीज है। जब एक चोर को पकड़ने के लिए एक 10 बंदे पकड़े जाते हैं एक छोटे से चोर के लिए, तो क्या इतने बड़े
जो ये ड्रग पेल्टिंग है जो जिससे अभी पूरे हिंदुस्तान अभी जो खासकर जम्मू कश्मीर जिसमें अभी जो पूरा डूबा हुआ है, इसके लिए कुछ एक सरकार नहीं कर पाएगी। जम्मू कश्मीर की आप अर्थव्यवस्था देखिए पूरी डाउन है। यहाँ का टूरिज्म जो आपने बता दिया, टूरिज्म तब मेंटेन था जब यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोग, यहाँ के रोजगार, हर एक जवान जो था, जब उनकी जो मेहनत लगन के साथ अपनी उम्मीदों के साथ यहाँ पर देश के लिए कुछ करना चाहते थे। आप देखिए एजुकेशन पे आपने बात की, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या किया गया, हमारे जो मुगलों की हिस्ट्री थी, हमारे जो पॉलिसीज थी, मतलब क्या गया, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया सरकार ने अपनी पॉलिसी से। एक अमीर का बच्चा ही पढ़ सकता है, एक गरीब बच्चे के लिए पहले 10,000 पैसे कहां से लेके आएगा, फिर उसके बाद अपने बच्चे को न्यू एजुकेशन पॉलिसी देगा। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है पूरे जम्मू कश्मीर का, नॉट इवन की कुलगाम नहीं, पूरी यहाँ की जो सरकार है यहाँ के लोगों पे कोई ध्यान नहीं दे रही है, ना यहाँ के हॉर्टिकल्चर, ना एग्रीकल्चर, ना टूरिज्म, ना एजुकेशन, ना हेल्थ, किसी भी चीज के लिए वो आमादे नहीं है। नाज़रीन, अगर बात करें औरतों की तो दुनिया की पूरी आबादी में से तकरीबन आधी आबादी औरतों की है, लेकिन यही औरत इस दुनिया में सप्रेस और ऑप्रेस होके रह गई है। जहां इस्लाम औरत को एक बुलंद दर्जा देता है तो वहीं हमारे समाज ने औरत को एक निचला दर्जा दे रखा है। तो जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से कि क्या वजह है औरतों को उनके हकूक नहीं दिए जाते और क्या कुछ राइट्स है जो औरतों को दिए जाने चाहिए। नई जो सरकार थी, हमें उम्मीद है इनसे, और जो हमारी सेंटर की सरकार थी इससे पहले भी स्टेट वाली, तो राइट टू एम्पावरमेंट है, एक वुमेन के लिए एक एम्पावरमेंट रचा गया है, ना कि यहाँ पर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसके तहत कुछ ऐसे आर्टिकल होती है जो एक महिला को प्रोटेक्ट करती है। बट मैशरे में अभी भी कुछ बेड़ियां है, ना कि सिर्फ ये चीज मानती है, वो अभी भी ये चीज मानती है कि जो औरत है ये सिर्फ दुनिया में आई है फॉर द जनरेशन ऑफ बेबी, नॉट इवन अदर मोर कुछ और। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं आज सरकार से कि इस पे तकदन लगाए, इस पे बड़े रूल्स रेगुलेशन रखे कि एक औरत को एक हक मिले, स्कूल जाने का, एम्प्लॉयमेंट, आजादी का, घूमने का। ये जानना चाहूंगी कि औरत को ऑलरेडी वो हक दिए गए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो हर एक आर्टिकल में बराबर औरत को भी वही दर्जा है जो मर्द को है। ये प्रॉब्लम अगर है तो ये हमारी सोसाइटी के जो लोग हैं वो ये प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो कैसे हम अपने समाज को बदलेंगे, कैसे हम अपने समाज की सोच को बदलेंगे, वो आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, अगर हम बात करेंगे इस बारे में कि एक सोच एक सोसाइटी की, तो हम कश्मीर सोसाइटी के बात करें, एवं JNK की, यहाँ पर अगर जो एक नारी है, एक जो लड़की है, उसको ये समझते हैं कि ये एक साया है, ये एक बैकबोन है एक घर की, एक जनरेशन की। लेकिन ऑन दैट टाइम कुछ चीजें ऐसे भी है कि जो ये समझते हैं कि यहाँ, इससे पहले आप बखूबी जानते हैं हालात, आप जानते हो कि यहाँ कुछ लोग थे जो ना कोई किसी कौम की लड़की को पढ़ने देते थे और ना ही घूमने देते थे, ना कुछ और करते थे। वो कुछ ऐसे भी शिकारी थे जो ये नहीं चाहते थे कि यहाँ की जो फ्रीडम मिले, फ्रीडम जो आज़ादी एक लड़की को मिले, एम्पावरमेंट की, वो ये सब चीजें नहीं मानने के लिए। लेकिन उम्मीद करते हैं हम कि हम भरपूर ये आवाज देकर, जोर देकर ये कहेंगे कि हम उनके साथ हैं और सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन चीजों पे तकदन लगाए। जो पहल हम देखते थे कि वुमेन्स को राइट्स मिलने चाहिए, राइट टू एजुकेशन मिलना चाहिए, राइट टू स्पीक मिलना चाहिए, राइट टू वोट मिलना चाहिए, जो असेंबलीज होते, इलेक्शंस होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन अब वो मौका मिल रहा है, वुमेन एम्पावर हो रही है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं, आपको पता होगा कि कोलकाता मर्डर केस, फिर भी एक औरत सिक्योर नहीं है, वो सेफ नहीं है। वो बाहर जाती है पढ़ने के लिए, वो बाहर जाती है जॉब करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसके दिमाग में होता है, उसके जहन में होता है कि मैं सेफ नहीं हूँ, वो सेफ नहीं है। हम गर्ल्स के लिए बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट दे रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि उन स्कीम्स की भी जरूरत नहीं है। जरूरत अगर किसी चीज की है तो वो एक सेफ एनवायरनमेंट की है। मैं वही एक आपसे गर्ल के जानना लिए चाहता जो हूं सेफ कि वो एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट हो सकता है, एक फैमिली में, एक समाज में, एक स्टेट में। हाँ, हम ये देखते हैं, हम अगर हम कॉमन इंसान की बात करें, अपनी बहन को हम अपनी बहन समझते हैं,
ये आजकल कॉमन बात है कि दूसरों की बहन को वो हमें ये सोचना चाहिए कि वो भी किसी की बहन होगी, कि अगर जैसे हम उस पर नजर डाल रहे हैं वैसे ही आपकी बहन पर कल कोई नजर डाल सकता है। अगर आप वैसे देखते हैं तो वैसे ही आपकी माँ पर कोई नजर डाल सकता है, वैसे ही आपकी बेटी पर कोई नजर डाल सकता है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी बेटी सेफ रहे, आपकी बहन सेफ रहे, आपकी माँ सेफ रहे, तो आपको भी किसी और औरत पर गंदी नजर नहीं डालनी चाहिए। कागजों पे तो पूरे राइट्स हैं, मतलब इक्वल राइट्स हैं, मर्दों के भी और औरतों के भी, लेकिन सोसाइटी में अभी ये अप्रूव नहीं हुए हैं। अभी कुछ है, कहीं पे प्रॉब्लम है अभी पर। मतलब मैं ये बात कहूँगा कि औरतों के बारे में यहाँ पे मतलब राइट टू इनहेरिटेंस उनको है ही नहीं। अगरचे वो मेरे एक यहाँ पर एक काबिल दोस्त बैठे हैं कि इस्लाम में हम सारे मुसलमान हैं, तो वहाँ पे भी औरत का पूरा हक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अगर हमारे पास औरतों का हिस्सा है थोड़ा लिमिटेड, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उनका पूरा हिस्सा है। लेकिन फिर भी हम लोग तैयार नहीं होते हैं उनको अपना जो उनका हक बनता है उनको हम अभी नहीं देते हैं। जो खासकर जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ही रिलक्टेंट होते हैं अपने बच्चों को जो उनका हक है जो डिजर्व करते हैं, हम थोड़ा रिलक्टेंट है उनको देने में। जब तक ये टेंडेंसी हमें खत्म नहीं होगी तब तक औरतों। एक बात है, किसी भी जो भी इंसान इस दुनिया में है, ऐसा है कि कोई भी इंसान जो ये सरजमीन बना हुआ इंसान जो ये जमीन पर मौजूद है, जब तक उसका ये हक नहीं, मतलब जब तक उसका कोई पोजीशन नहीं होगा तब तक उसको लगता है कि मैं मतलब वो कोई इंसान ही रहता है। हर एक इंसान का कुछ ना कुछ पोजीशन होना चाहिए। अगर औरतें जो, जहां तक औरतों का सवाल है, ऐसा लगता है हमारे में ये मतलब बात कॉमन हो चुकी है कि उनका कोई राइट ही नहीं है, मतलब राइट टू प्रॉपर्टी उनका है ही नहीं। है तो कानून में भी है, कागज में लिखा है, लेकिन हमारा ट्रेडिशन जो है, ट्रेडिशन में उनको ये हम नहीं देते हैं। तो इस तरह से अपने आप को थोड़ा डिप्राइव समझते हैं। जब तक यहाँ के पेरेंट्स तैयार नहीं होंगे, पूरी तरह तैयार नहीं होंगे कि अपनी बेटियों को जो इनका हिस्सा बनता है, राइट टू इनहेरिटेंस में इनका जो राइट बनता है, जब तक वो हम उनको नहीं दे देंगे तब तक वुमेन एम्पावरमेंट मतलब कुछ नहीं लगता है कि ऐसा हो सकता है। मतलब उनका भी राइट बनना चाहिए, मतलब उनका राइट जो है उनको देना चाहिए, लेकिन हम देते नहीं है। दैट इज वाई मतलब दे लैग बिहाइंड। सकता है अपने घर से ही अगर हम शुरू करेंगे, जब तक आप अपने घर में, जो मास्टर जी ने कहा कि अपने घर से जब शुरू नहीं करेंगे, बच्ची को बेसिक जो है उसको एजुकेशन नहीं देंगे जो उसका हक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। जब 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 उसको एजुकेशन नहीं दे पाएंगे हम, तो नतीजा ये निकला कि हम वहीं से शुरू करते हैं उसका हक छीनना। जब अच्छी एजुकेशन उसको मिलेगी तो वो सभी चीजें हासिल कर लेगी जो उसका हक बनता है। तो मेरा मानना है कि लड़कियों को सबसे पहले जो है, अगर उनको एम्पावर करना है तो उनको एजुकेशन देना बहुत ही जरूरी है, ताकि वो कल इस लायक बन सकें कि वो अपना हक हासिल कर सकें। दूसरा, सरकार को चाहिए कि इस पर जो कानून बने हैं उनकी अमलावरी हो, और दूसरा सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं, जिस तरह हमारी जो है रिजर्वेशन उस मामले में होती है, इस मामले में होती है, तो इस मामले में भी तो खुशाइंदा बात है कि अभी बहुत सारे फील्डों में हमारी जो बहनें हैं वो आगे आ रही हैं, और खासकर अभी भी हमारी सोसाइटी में लग रहा है कि अगर कोई मामला पड़ता है वहां मर्द ही बैठते हैं, औरत को कहा जाता है नहीं इसको क्या करना है। एक औरत जो है वो एक अच्छी लीडर भी बन सकती है, वो कल एक अच्छी जज भी बन सकती है, वो एक अच्छी वकील भी बन सकती है जो हमारे सामने मौजूद है, वो अच्छी डॉक्टर भी बन सकती है। और बजाद खुद हम अपने मजहब की पैरवी करेंगे जब हमारे हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टरों का शोबा हो, वो हमारी औरतों को देखें, हमारी बहनों को देखें, वो बजाद खुद हम अपने मजहब की पैरवी करते हैं। कल कोर्ट में अगर हमारी बच्ची की वकालत हमारी ही बच्ची करेगी, वो पूरा डिटेल के साथ उसको इंसाफ दिलाएगी। कल हमारे पंचायत में अगर हमारी बहन वहां पर खड़ी होगी, वो पूरा इंसाफ कर पाएगी अपनी बहन के लिए,
तो मेरा मानना है कि जब तक हम तैयार नहीं करेंगे बच्चियों को, बहनों को कि वो हर फील्ड में आगे आ जाए, और उसके लिए एजुकेशन सबसे ज्यादा मौसर हथियार है जो उसको मिलना चाहिए, मेरा मानना है। नाजरीन, जैसे कि आपको मालूम ही है, हमारी टीम का यही होता है कि हम हर एक जगह पे जाते हैं, वहां पे लोगों के मसले मसाइल सुन के आला हुकाम तक पहुंचाते हैं। तो आज हमारी टीम ने दौरा किया था जिला कुलगाम में, और हमने यहां पे लोगों के मसले सुने, उनको आला हुकाम तक पहुंचाएंगे। नाजरीन, इस वक्त हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं पर समाप्त हो रहा है। अगर आप भी चाहते हैं अपने एरिया के मसलों मसाइल हमारे प्रोग्राम में शमूल करना, तो दिए गए साइट्स पर हमें विजिट करें। तब तक के लिए दीजिए हमारी रूबरू की टीम को इजाजत। अल्लाह हाफिज। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया।